बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिहि व लिकुल्लि मअलूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन। तमाम लोगों से कहेंगे वो क्लास ज्वाइन करें, तमाम लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। आज हमने को दो चार ज़रूरी बातें भी करनी है, जल्दी कीजिए। तमाम लोगों से कहें तस्वीर खींचकर अपलोड कीजिए। स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास एक तस्वीर बनाएं और अपलोड करें। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने ओवरसाइट देखनी है कि प्रोजेक्ट जो है वो क्या क्या उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी रह गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है उनके ऊपर अमल दरामद हो चुका है, कैसे हम इसको कंप्लीट करें, क्या क्या इसमें अल्टीमेटली बाकी बातें हैं। ये ओवरसाइट आज हमने सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस करनी है। तमाम लोग CR साहबान को पाबंद करें कि दे जॉइन क्लास, इमीडिएटली दे जॉइन क्लास। तस्वीर बनाइए, अपलोड कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में। स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास एंड क्लास हैज स्टार्टेड। तमाम लोग क्लास के लिए स्टूडेंट को पाबंद करें, स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। तमाम लोग स्टूडेंट को पाबंद करें, स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। आज हमारी 16 पॉइंट पे हमने देखना है, 16वां चैप्टर है हमारा कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। इंट्रोडक्शन भी देखा हमने, स्ट्रेटजी भी, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को डिफाइन किया, फिर नेक्स्ट एस्टिमेट किए, फिर प्रोजेक्ट प्रोसेस को डिस्कस किया, फिर रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस की, उसके बाद शेड्यूलिंग और रिड्यूसिंग, और उसके बाद नेक्स्ट पर लीडरशिप, टीम्स आउटसोर्सिंग कैसे की जाती है, क्या क्या ट्रेड ऑफ्स हमने गेन किए, फिर मॉनिटरिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद जनाब प्रोजेक्ट क्लोजर के बारे से बातें की, फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का डिस्कस किए हैं लास्ट मीटिंग के अंदर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने आज ओवरसाइट देखनी है। फिर उसके बाद एजाइल PM और कैरियर पाथ के ऊपर बात करके तो इस बुक के 18 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। इस बुक के 18 चैप्टर फिर हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। तमाम CR साहबान इस लेक्चर के दौरान ही अपने अपने ग्रुप में अपलोड कीजिए कि परमानेंट एब्सेंट स्टूडेंट एक शीट बनाकर अपलोड कर देंगे। जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली, जो क्लास छोड़ गए हैं, जिन स्टूडेंट ने क्लासें नहीं ली और जो स्टूडेंट क्लास छोड़ गए हैं, बाकी जो है वो क्लास में आते रहे हैं या उनका नेट प्रॉब्लम है, उनको फिर मैं अकोमोडेट कर लूँगा पेपर में। बाकी लोग जो है वो क्लासें जो छोड़ गए हैं उनकी एक लिस्ट अभी एक सेकंड में कागज़ पे लिखकर अपलोड कीजिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट ओवरसाइट देखनी है हमने। ओवरसाइट क्या है, ऐसे मुराद है कि प्रोजेक्ट ओवरसाइट बीइंग ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस टू गाइड एंड इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, कि एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं कि जिसकी बुनियाद पे हमें गाइडेंस मिलती है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हो सकती है, कैसे इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। उसके बाद है ओवरसाइट प्रोसेस। इसका मकसद क्या है, टू इंश्योर प्रोजेक्ट मीट दी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। अब आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया और अगर आप उसको रिव्यू ही नहीं कर रहे, अगर आप उसकी ये चीज़ ही नहीं देख रहे हैं कि यार ये काम राइट डायरेक्शन में जा रहा है या डायरेक्शन हमने चेंज कर लिया है या कोई इस तरह की सूरत हाल है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फिर हमें जाके पता चल रहा है कि ये नहीं भाई, ये तो काम खराब हो गया, ये तो स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर रहा, ये तो प्रोसीजर जो है उनको फॉलो ही नहीं किया गया, ये अकाउंटेबिलिटी जो है इसमें फला बंदा ने एफिशिएंसी दिखाई है, उनको तो हमने चेक ही नहीं किया। कि उनकी वजह से प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन बढ़ गई है, कि उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, उनके इग्नोरेंस की वजह से काम की क्वालिटी के अंदर फ़र्क आया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मद्देनज़र रखनी होती हैं। एफिशिएंसी क्या है, क्या रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया गया है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने जनूबी पंजाब का सूबा बना दिया कि जनाब साउथ पंजाब आप सूबा बना लें, और बना लिए पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करने से पहले आपको सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। वहाँ ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पर इंटीरियर सिंध बहुत बड़ा है, और उसके बाद जनाब जो अर्बन सिंध है वहाँ पर गवर्नमेंट का हाल कितना बुरा है वो आप देख सकते हैं। कल की रिसर्च बता रही है कि दुनिया में जो 10 बड़े शहर हैं रहने के काबिल नहीं है, उनमें कराची का 10वां नंबर है। एवर वर्स्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट एबल टू reside
कि वहाँ पर आप अपनी रहाइश नहीं रख सकते। तो ये सारा काम जो है ये गवर्नमेंट ने ही खराब किया। पीपल पार्टी की गवर्नमेंट पिछले 3 नहीं और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, वहाँ पर इससे पहले किसी और की गवर्नमेंट तो नहीं थी। तो पीपल पार्टी ने ये सारा काम खराब किया। आते हैं, फ्रॉड करते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, गायब हो जाते हैं, और उसके बाद वो हिजड़ा जो है वो बड़के मार के अपने घर को निकल जाता है। उसको पता है कि उसने जनाब किसी ने उसे वहम डाल दिया है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर भी जो है वो क्या करेंगे जी, वो भी वजीर आजम बन सकते हैं। उस वहम के चक्कर में वो कभी इस तरफ है, कभी उस तरफ है, कभी उस तरफ है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है उसका बाप। तो उसने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट को बचाया हुआ है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ना होने के बराबर है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने भी फरमाया है अपनी अपनी एक मीटिंग कॉल के उन्होंने हियरिंग में कि यार कराची जो है पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय कराची के, स्वाय सिंध के यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही, ना कोई रोड है ना कोई सड़कें। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को शऊर भी नहीं है। आप वहाँ पर स्कूल किसी को कहते हैं यार तुम स्कूल जाते हो या तुम्हें डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है या ओके करना, वह कबीलों का सिस्टम है, कबाइल सिस्टम है। तो कबाइल सिस्टम में फिर ये प्रॉब्लम में आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जी जो चीज़ आप सर्व कर रहे हैं, जो आप सोसाइटी को दे रहे हैं, क्या उसका कोई असर भी है, क्या उसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। उसका फ़ायदा खुदा कोई नहीं है, वह इंटीरियर सिंध में उसका कोई हाल नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है उसका। और जब उसका कोई वाली वारस नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए इन इसी तरह प्रोजेक्ट की पोजीशन है। हो सकता है प्रोजेक्ट जो है उस तरह ना हमें पॉजिटिवली पे कर रहे हो, रिसोर्सेज की एलोकेशन देखिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इसके अंदर लानी पड़ेगी, तब जाके इसके अंदर बेहतरी आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस बंदे के ज़रिए आपने ये काम लगाया है, प्रोजेक्ट मैनेजर, उस प्रोजेक्ट मैनेजर को काम करने दीजिए। वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, उसको पता चल रहा है कि भाई ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये काम बेहतरी के लिए हुआ है तो ठीक है, अगर काम बेहतरी के लिए इस तरफ नहीं जा रहा तो आप इसको इम्प्रूव कीजिए, आप इसके अंदर बेहतरी लाइए। आप इसके अंदर बेहतरी नहीं लाएंगे तो फिर तो काम खराब होगा। और यही हमारा ओवरसाइट ऑफ द प्रोजेक्ट का मकसद है। ओवरसाइट दो जगह से है, प्रोजेक्ट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना स्टाफ भर्ती किया हुआ है और डिफरेंट प्रोजेक्ट उसने सेलेक्ट करके उन पर काम शुरू किया है, तो एक तो वो ओवरसाइट करे। और नंबर 2 जो प्रोजेक्ट कैरी ऑन कर रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या पोजीशन है, वहाँ का जो मैनेजर है वो वहाँ पर ये जिस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है या जो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है तो वो इसका देखिए। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन, कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, कौन सा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट किया है। आप मॉस्क बना रहे हैं, आप कोई पानी की टैंकी बनाने का काम है, आप कोई ट्रेड एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर रहे हैं, आपने कोई असेंबली प्लांट लगाया है इसका ट्रांसपोर्ट का, आपके पास कोई जनाब सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट आया है, आपने कोई एक क्वालिटी स्कूल बनाया है, आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इनकी तरफ जो है इन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन। नंबर 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। पोर्टफोलियो कहती है डिफरेंट वैरायटी। मैं कहता हूँ डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक ही छतरी में ना रखें, एक ही टोकरी में, वरना टोकरी गिरेगी तो सारा नुकसान आपका हो जाएगा। तो ये आपने मद्देनजर यहाँ बात रखनी है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगाइए, कुछ कैश रखिए, कुछ प्रॉपर्टीज में रखिए, कुछ गोल्ड सिल्वर रखिए, कुछ और चीज़ों में रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ ही जाएंगी और इससे प्रॉफिट भी बेहतर आएगा। अगर आपको होटल से आजकल प्रॉब्लम है, होटल आजकल बंद है, तो इसके करीना की वजह से, इसकी कोरोना की वजह से, तो आप स्कूल बंद हैं तो उसके बाद जनाब आपका, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेस तो नहीं ना रुके, कारोबारी एक्टिविटीज तो नहीं ना रुकी, वो सारी की सारी कैरी ऑन है। उनकी तरफ आप तवज्जो दें, वो उसके काम चलाएं, उसकी तरफ बेहतरी लाएं। तो ये सारा काम आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। नंबर नेक्स्ट, असेसिंग एंड एवेल्युएटिंग द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कितना मैच्योर है। देखिए रशिया की पुलिस है, वो तो इतनी है, कितने पुराने साल पुराना मुल्क है। जो उसके बाद यूके की पुलिस है, कितना पुराना मुल्क है। यूएसए की पुलिस है, कितना पुराना मुल्क है। हमारी पुलिस करप्ट है, लेकिन अब इसमें हम पुलिस वालों की बात की बार बार कही जा रहे हैं, रिश्वतें देकर तो आज भी फैसलाबाद में या आईजी लेवल पे भी लोग जो हैं वो रिश्वत लेकर एसएचओ लगाते हैं, रिश्वत लेकर।
जब एक बंदा रिश्वत देकर किसी जगह भर्ती होता है तो मुझे एक बात बताइए, उसने पैसे पूरे नहीं करने? तो जब ऊपर बैठे हुए लोग ये अवाम का नहीं सोच रहे कि यार हम अगर करप्ट आदमी लगाएंगे, फैसलाबाद का सीपीओ कितनी देर से टिका हुआ है, उसने एक ही काम किया हुआ है कि यार जो बंदा जना बिल जबर या किसी बच्चे के रेप मर्डर में पकड़ा गया या हीनियस क्राइम में पकड़ा गया या दौरान डकैती कत्ल करता है किसी को, उसको पुलिस पकड़ के इनकाउंटर करेगी। अगरचे मैं खुद वकील हूँ और इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, कानून उसको सजा दे, लेकिन कानून के दाव पेच इतने होते हैं कि एक वो गुलामाबाद में बच्चा था, उस बच्चे को कहीं जॉब करता था, छोटा सा 10-12 साल का, तो 8 साल का था कि 10 साल का, उसकी माँ बेवा थी, उसने लगाया हुआ था उस नौकरी पे, जिस जगह चाय की दुकान पे काम करता था उस चाय की दुकान वाले ने उसके साथ जुल्म किया, उसे मार के लाश रजबा में फेंक दी। उन्होंने पकड़ा जनाब, वहां से पता कैमरों से देखा कौन फेंक के गया, ये बंदा फेंक के गया, पुलिस ने तशद्दुद किया, इंटरोगेट किया उस बंदे को, उसने कहा जी मैंने किया। अब वो जो सीपीओ था सुहेल चौधरी, वो उसके घर अफसोस करने नहीं गया, उसने आराम से बंदा पकड़ा और उसे कहा अपने बाकी साथी पकड़वा। बाकी साथी जिसने इस जुल्म में हिस्सा लिया था उसको पकड़वाने जा रहा था कि उसके साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, और जिस फायरिंग में उसके साथी भी मारे गए वो भी मारा गया। तो अब जब ये सूरत हाल, उसके बाद वो जनाब उस बंदे के घर गया, बच्चे के घर गया, जाके उसने उसकी माँ से कहा भी मैं बच्चा तो तेरा वापस नहीं ला सकता, लेकिन कल को क़यामत के दिन जो है वो ये नहीं तू कहेगी कि मेरे इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ था, जिसका बच्चा मर गया था। इसी तरह एक क्रिश्चियन बच्चा था, यहाँ पर नौकरी करता था क्रिश्चियन मोटरसाइकिलों की दुकान पे, 12-13 साल का, उसको भी जनाब इसी तरह जुल्म करके मार के तो दुकानदार ने ही और दो साथी पड़ोस लोगों ने उसके बाद उसकी लाश मोटरवे के पास फेंक दी। तो आपका जो सिस्टम है पुलिस का, मेच्योर होना चाहिए, मेच्योर पुलिस सिस्टम। लेकिन हमारा इतना सिस्टम पुलिस का जुडिशियल ये कोई मेच्योर नहीं है। यहाँ पर चूंकि हम पैसे, देखिए कल पुलिस की तनख्वाहें बजट सबसे बढ़ा दिया गया है, नई गाड़ियां भी दी गई हैं, लेकिन इनकी करतूतें नहीं बदलती। और आजकल वो अपनी जनाब, मैं खुद पुलिस वालों का बड़ा महती हूँ, क्योंकि हमारा पुलिस वकला का और पुलिस का और जुडिशरी का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। लेकिन इस बात के मैं सख्त खिलाफ हूँ, जब आपने सारे फैसलाबाद के इशारे बंद किए हुए हैं और डीसी साहब को समझ नहीं आ रही कि यार फैसलाबाद के इशारे चलाएं, तो पुलिस वाले बेचारे चौकों में खड़े जलील और रुसवा हो रहे हैं। उनको कोरोना हो गया, बीमार हो गए, जख्मी हो गए, वो उनकी साह की बीमारियां हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, थोड़े से पैसे लगेंगे, चंद हजार लग जाएंगे, चंद लाख लग जाएंगे यार, लेकिन इशारे तो चलाए ना सारे। तो मेच्योर सिस्टम नहीं है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनें जहाँ मेच्योरिटी की गुंजाइश होती है उसको बेहतरी की तरफ लाती हैं। यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच टू रिव्यू प्रोग्रेस ऑन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज, तो ये सबसे पहले इसकी तरफ हमने तवज्जो देनी है। अब आते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, रिव्यू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव रिव्यू करें कि आपको क्या फ़ायदा है। एक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आए निशात सैनवी की तरफ, तो जहाँ निशात सैनमा होता था वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, प्लाजा बन गया, क्या उस जगह उस प्लाजे की गुंजाइश थी? इसी तरह आप मेन रोड पे आ जाए जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ पर एक बड़ा सा प्लाजा बनने की कोशिश कर रहा है, और क्या उस प्लाजे की वहाँ गुंजाइश है? इसी तरह कल मैं लाहौर गया परसों, तो मैंने देखा गुलबर्ग में मेन लिबर्टी के अंदर एंटर होते ही उससे पहले एक प्लाजा है, वहाँ साल्ट एंड पेपर का रेस्टोरेंट है। तो वो जुमे का वक्त था, तो मैंने सोचा कि यार चलो यहीं दूसरे फ्लोर पर नमाज पढ़ लूँ। तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्लाजा है, मेरे ख्याल 6-8 कनाल से भी बड़ा होगा, मल्टी स्टोरी है, तो वो उसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ पार्किंग के लिए, वो सिर्फ पार्किंग प्लाजे के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो उसकी ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारी जिस यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरे पास रोते पीटते आते हैं, सर जी मुड़ा मैंने पानी नहीं रहा आया तो मैं चले घर में। अब जब मैं ये देखता हूँ कि बाहर उनका किसी भी बच्चे का खर्चा 30,000 रुपये से कम नहीं है, तो फिर इस जिस यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है इस वक्त कि यहाँ HCC में फंड दे, हम बॉयज़ के हॉस्टल बनाएं, लड़कों के हॉस्टल बनाएं, उनको रहायश रहने के लिए जगह दें। फिर आगे लड़कों को इतनी शर्मो या होनी चाहिए कि यार ये गवर्नमेंट का पैसा है, इस गवर्नमेंट के पैसे में हम देखते हैं दूसरी जगह अगर आप किसी कॉलेज में चले जाते हैं, अफिलिएटेड कॉलेज गवर्नमेंट में, तो वहाँ BS हो रहा है 8,000 में, आपका BS हो रहा है 60,000 में। अगर आप BS कर रहे हैं कॉमर्स और आप इस्लामिया कॉलेज पढ़ रहे हैं या
म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका भी है 60,000 रुपये फीस है, 8,000 या 9,000 या 7,000 ये फीस है एक सेमेस्टर की। लेकिन यहाँ पर एक सेमेस्टर की 60,000 फीस है, तो फिर यूनिवर्सिटियों के खर्चे भी इस हिसाब से है ना। डिसाइड ऑन इश्यूज रेज बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है उन इश्यूज को टैकल करें। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या सूरत हाल है, ट्रैक करें, असिस्ट करें प्रोजेक्ट को, बॉटल नेक तक ना आने दें, जो जो भी सूरत हाल है उससे पहले पहले इसको टैकल करें। रिव्यू स्टेटस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं उनको चेक करें कि क्या क्या उसने हमें कहा है, क्या क्या वो कह रहा है, कहाँ कहाँ बेहतरी के लिए हमें वो कह रहा है। रिव्यू स्टेटस रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद ऑडिट चेक करें, लेसन रिव्यू करें। लेसन मुराद है कि कितना पैसा आपने खर्च कर लिया है, कितना बाकी है। अगर आपने सीमेंट वाले को एडवांस दे रखा है और आपको पता है मेरी 25 लाख बोरी यहाँ पर लग जानी है इस सारे प्रोजेक्ट पे, या 10 लाख बोरी लग जानी है, तो आपने एडवांस दे दिया, सीमेंट आज इस रेट पे बुक कर लिया, तो इसमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि आप सीमेंट रेज करें या कम हो या ज़्यादा हो, उसने आपको उसी रेट के ऊपर सप्लाई करना है क्योंकि आपने बफर टेक ओवर कर लिया। ऑथोराइज मेजर डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल स्कोप, अगर कोई चेंजेस हैं तो उनको देखें कि वो चेंजेस या डेविएशन क्यों हुई है। आजकल हर बड़ा प्लाजा जो है, यहाँ तो नहीं लेकिन यूरोप में या दूसरे मुल्कों में जहाँ पर भी आप जाते हैं, उसके प्लाजे के बाहर उन्हें कहा गया है कम से कम 30-30 फुट जगह छोड़ो या 10-10 फुट जगह छोड़ो, और बाहर से लोहे की सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। आपने अक्सर इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा वो टाउन क्रूज जो है लोहे की सीढ़ियों से बाहर नीचे उतरता प्लाजे की तरफ, तो यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल होनी चाहिए। इसके बाद कैंसल द प्रोजेक्ट, अगर आपके ये उसके अंदर नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा आपके प्रोजेक्ट, तो इसको कैंसिल कर दें। एनी वी विल कम बैक टू डिस्कशन। इम्पोर्टेंट ऑफ ओवरसाइट, ये भी हमने दो तरह की आपने देखा कि ओवरसाइट कहाँ कहाँ से देखना है। नंबर वन ये देखना है हमें कहाँ से जी, नंबर वन हमें देखना है ये फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और नंबर टू प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर टैकल करेंगे तो ही हमें गुजारा होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद है जी ओवरसाइट फंक्शन। ओवरसाइट फंक्शन को ये हर प्रोजेक्ट के साथ आपने लगाना है, हर रिव्यू प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हर वक्त आपने रिव्यू लगानी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो जाए और उसके बाद जनाब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड फ्लोर बनाया, फर्स्ट फ्लोर बनाने लगे ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो सीढ़ियाँ सीधी चढ़ गई, सीढ़ियाँ सीधी चढ़ा दी गई। तो जो हमारा क्लाइंट था वो आया, उसने कहा जी ये सीढ़ियाँ ठीक नहीं है, आप इनको तोड़ दीजिए। हमने कहा यार जगह कम, उसने कहा वाट एवर दी पोजिशन इज, बाहर से लगाएं। उसने हमें कहा जी कि आपने अपनी जीसी यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ देखी ना ऊपर जाते हुए, पहले 8 सीढ़ियाँ हैं, मैंने तो गिनी हुई है, टोटल 50 के करीब बनते हैं स्टेप वहाँ तक पहुँचने के। 8 सीढ़ियाँ आज के बाद फिर आपको थोड़ी जगह मिलती है, फिर आप घूम के ऊपर की तरफ मूव करते हैं, घूम के आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो फिर उसके बाद अगली 8 सीढ़ियाँ, फिर आप रिवर्स होते हैं, आगे स्टे है। फिर उसने कहा जी इस अंदाज में बनाएं, इसमें टोटल तकरीबन आप देख लीजिए 10 बाय 10 की जगह है, 10,000 रुपये 10 की जगह के ऊपर ये सीढ़ियाँ जो थी वो ऊपर चढ़ गई जिस यूनिवर्सिटी में। उसने हमें कहा जी आप 10 फुट जगह लेकर इस तरह सीढ़ियाँ बनाएं जिस तरह ये बनी हुई है, बाहर से सीढ़ियाँ बनाएं ताकि पता चले आपने इसको कैसे कैरी ऑन करना है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प टू द प्रोजेक्ट मैनेजर व्हेनेवर नीडेड। नंबर नेक्स्ट है डिटरमिनिंग द एनवायरनमेंट इन विच द प्रोजेक्ट मैनेजर विल इम्प्लीमेंट हिज और हर प्रोजेक्ट। उस एनवायरनमेंट को वो कहता जी मुझे वर्कर मारने पे आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है हीरा, देखिएगा, वो उसके अंदर जनाब बहुत बड़ी वो एक ठेका लेता है जंगल को कटने का, वहाँ पर लोग उस लेबर्स के कंट्रोल में ही आती, लेबर झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो आपने इन तमाम चीज़ों की तरफ देखना कि एनवायरनमेंट यूज़र फ्रेंडली होगा तो ही वो काम करेगा। अगर एनवायरनमेंट यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो वो काम कैसे करेगा। हर वक्त उसे अपनी जान का 10-12 गार्ड उसे साथ रखने होंगे, अगवा हो जाएगा, मारे कुटेंगे उसे, रात मर्डर कर देंगे। आपने जीसी यूनिवर्सिटी में जब एंटर होते हैं तो वीसी साहब के ऑफिस से एक रास्ता कॉलोनी की तरफ जाता है, उस कॉलोनी के बाहर बड़े बड़े लोहे के कंटेनर पड़े हुए हैं, उन कंटेनर के साथ एसी लगे हुए हैं। उन एसी में शाम को वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो नया ब्लॉक जो है उस ब्लॉक को बनाने वाले इंजीनियर रात को सोते हैं आकर,
प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ रेस्ट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व करता है सारे का सारा काम। इन्फ्लुएंस दी परफॉर्मेंस मैयर्स, इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसके बाद ओवरसाइट जो है उसके अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है ग्रुप की, कौन कौन सा बंदा जो है, अच्छा हर चीज़ आपने तहरीरी लेनी है। मैं रिपोर्टिंग अगर करूँगा आपकी तो तहरीरी करूँगा, अगर आप मेरी रिपोर्टिंग करेंगे तो आप तहरीरी करते हैं कि फीडबैक में कि जनाब आप देखिए कल एक मैं अपना फीडबैक फ़ोन पे देख रहा था मेरे खिलाफ, ये मेरे हक में क्या आया हुआ, सब बच्चों ने मेरे हक में बात कही हुई है, लेकिन क्लास एनवायरनमेंट वाज फ्रेंडली, हर एक ने लिखा हुआ अनसर्टन या यस। भाई क्लासें हुई ही नहीं, स्टूडेंट बच्चा क्लास में आया ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का तुक है वहां पर। अब ये भी टीचर के खाते में डाला जा रहा है कि जनाब क्लास वाज यूजर फ्रेंडली, बाद लिखा स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो भाई क्लासें होंगी तो स्टूडेंट, आपको तो याद होगा कि मैं सबसे पहले एक चीज आपको सिखाई क्लास में आने से पहले कि जब आप क्लास में आए तो आप क्या करें, सबसे पहले आप आके एक कपड़ा अपने बैग से निकालें और अपनी जगह साफ करके बैठिए, कभी भी गंदी जगह पे ना बैठिए। मैं एक 1945 37 की एक इंग्लिश मूवी देख रहा था, तो उस वक्त वो अंग्रेज ना किसी यूरोप की थी, तो मैंने देखा कि अंग्रेज को 1937 या 40-42 में इतना शऊर था कि यार मैंने शावर के नीचे नहाना है। तो वो जंग मैदान जंग में थे, तो उन्होंने बड़ा सा एक लोहे का पाइप लगाया हुआ है 15 फुट ऊंचा या 10 फुट ऊंचा, और उसमें से एक पाइप नीचे आ रहा है, तो आपके सर से तकरीबन 2 फुट ऊंचा है या 1 फुट ऊंचा है, और उसका टूटी लगी हुई है, और ऊपर जंगल में उसने शावर लगा लिया नहाने के लिए, जंगल में। तो ये शऊर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने देखा कि गधे को आप पट्ठे बाहर डालते हैं तो वो खाने शुरू कर देता है, बकरे को आप पट्ठे डालते हैं, गतावा डालते हैं तो वो खाना शुरू कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दस्तरखान पे बैठो, दस्तरखान कुर्सी वाला भी हो सकता है, अगर नहीं कोई जमीन पे बैठ सकता है, दस्तरखान जमीन वाला भी हो सकता है। मैं कोटे गया तो वहाँ पर जमीन पे तो बैठते हैं। उसके बाद ना मैं पेशावर वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग जो है ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर वो दस्तरखान बिछाते हैं ज़मीन बैठकों में, उसे हुजरा कहते हैं, हुजर बैठक हुजरा कहते हैं। हुजरे के अंदर 10 15 20 30 जितने भी आदमी मेहमान आपके आए हैं उनको आप खाना सर्व करते हैं। तो ये चीज़ें भी तो सारी आपने देखनी है कि प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कौन कौन से मैयर आपने लिए हैं, क्या क्या आपने काम किए। लाहौर में आप चले जाइए, फैसलाबाद में हो तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल है। एक घर में मैं गया तो वहाँ पर 1 करोड़ रुपए का डाइनिंग टेबल पड़ा था। 1 करोड़ का, 1 करोड़ रुपए का डाइनिंग टेबल था। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये तकरीबन 2 मुरब्बे का शायद वो घर है फैसलाबाद में, यहाँ मदीना यूनिवर्सिटी के करीब के बड़े बिजनेसमैन का। तो मैंने उससे पूछा, कहने लगा जी ये मैंने दुबई से परचेज किया है, ये गोल्ड सोने का पॉलिश करी हुई है कुर्सी मेज़ों पे। मेरे ख्याल कोई 30 के करीब चेयर्स थी, एक बहुत बड़ा टेबल था, उसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ। तो वो कोई आप कह लें कि जो उन्होंने रखा हुआ था जिस जगह पे, वो जगह ही 1.5 कनाल थी छती हुई, 1.5 कनाल यानी 30 मरले में उन्होंने वो रखा हुआ था, जिस तरह की बड़ा सा हॉल नहीं होता लूमे लगने वाला। तो पैसा जो होता है वो आदमी उसका डिस्प्ले करता है। तो मुझे कह रहा था यार 30 मरले में तो एक बड़े आदमी के 2 10 10 मरले के 3 घर बन जाते हैं, तुमने यहाँ डाइनिंग टेबल रखा हुआ। कोई शीशे से कवर था, इर्द गिर्द गार्डन था, माहौल था, तो इधर फॉर्म्स वगैरह फिर रहे थे, हिरन हिरन के बच्चे उन्होंने रखे हुए हैं। उसके बाद वो फॉर्म्स दूसरी तरफ फिर रहे थे, मुर्गाबियाँ वगैरह। तो बड़ा प्यारा सा माहौल उन्होंने बनाया हुआ साथ से ये जिनको शावर्स कहते हैं जनाब, फुहारे वगैरह साथ लगे हुए। हर वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने देखना है कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। हर बात को आगे बढ़ाते हैं, इन्फ्लुएंस द मेयर यूज्ड टू होल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा अब आपकी मोटरवे बन रही है, अभी रिंग रोड बन रही थी, इसका स्कैंडल सामने आया। नवाज शरीफ के दौर में जितने स्कैंडल आते थे सारे दब जाते थे। क्या नवाज शरीफ का मोटरवे में स्कैंडल नहीं है? मुझे याद है कि हम स्टूडेंट थे तो मर्सिडीज वाले जर्मनी से आए और उन्होंने कहा जी कि हमने मर्सिडीज का प्लांट लगाना है लाहौर में, तो आप हमें यहाँ जगह दें। तो नवाज शरीफ ने कहा मर्सिडीज का प्लांट आप लगा लें, मुझे क्या देंगे आप, मुझे आप क्या देंगे। सेंट्रो गाड़ी जो थी, इसका प्लांट जो था लगा हुआ था खैरपुर में सक्कर के पास, तो जरदारी में से पैसे मांगे, वो प्लांट ही बेच के भाग गया। तो सारा कुछ छोड़ के भाग गया। तो ये आप भूल तो नहीं सकते। खैर नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्या मिलेगा,
उन्हें कहा तेन फिर छित्र मिलणगे। उसने प्लांट उठाया और लगा दिया जाके ये 5 घंटे के ड्राइव पे 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में। और अब वो मर्सिडीज कंप्रेसर जो पाकिस्तान में आ रही है C130, वो सारी की सारी मेड इन इंडिया। तो हम लोग खुद नहीं चाहते, हमारे जो ऊपर है इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। आजकल जो हम बड़े हो गए हैं कि यार देखिए कल तनख्वाहें बढ़ी हैं टीचरों की भी, सरकारी मुलाजमिन की भी, अब इनको रिश्वत तो नहीं लेनी चाहिए। अब इनको रिश्वत तो नहीं लेनी चाहिए। रिंग रोड का स्कैंडल आया, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर प्रेशर आ गया। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर जब प्रेशर आया, उसने वजीर आजम को बता दिया कि जनाब ये 60 किलोमीटर की रिंग रोड थी, मैं देख के आया हूँ पिंडी में, तो 60 किलोमीटर का ये एरिया था, इन्होंने 160 कर दिया, 59 का 160 कर दिया। सड़क बड़ी करते 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 हमारी ज़मीनें भी बीच में आ जाए। और बाज़ जगह ये जुल्फी बुखारी वगैरह ने 10 रुपये मरला ज़मीन खरीदी है, 10 रुपये मरला। मलक रियाज ने वहाँ पर 1 रुपये मरला ज़मीन खरीदी हुई है, 1 रुपये मरला। और कितने का मरला दे रहा है आप बना के, 10 लाख रुपए मरला फी ज़मीन है वहाँ पर उसकी। खैर प्रोवाइडिंग दे अल्लाह ताला को ये लोग जवाब दे, ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं। लेकिन खैर अब जब आपने प्रोजेक्ट लेना है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी जिम्मेदारियां बताइए कि भाई आप जिम्मेदार होंगे, और उसकी अकाउंटेबिलिटी करते रहिए। फोर्सेस फॉर चार्ज, ग्लोबल कंपटीशन अब आपके ऊपर आएगा, नॉलेज एक्सप्लोजन, इनोवेशन, टाइम टू मार्केट। अब मैं लाहौर में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता हूँ तो वो 30-40 साल से ऊपर का बंदा नहीं रखते। मैंने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 25-25-30 साल, जहाँ 35 साल के, उसके बाद जनाब इंजीनियर भी 30-35 साल के, इससे ऊपर भी। मैंने कहा यार ये तजर्बाकार लोगों ने निकाल क्यों दिए। उन्होंने कहा सर बाबे के साथ कौन से है बाबों के साथ, तो इसीलिए हमने इनको यहाँ से फारग कर दिया। अब ये नहीं है कि जनाब आइए सर तशरीफ रखिए, चौधरी साहब आ गए, राणा साहब आ गए, मानव साहब आ गए, जनाब जट साहब आ गए। अब ये नहीं है, वो कहता हम यंग बंदे रखते हैं, यंग एंड प्योर। हो मिस्टर जुनेद, मिस्टर खालिद, मिस्टर इमरान, मिस्टर रजफ, कम हेयर, मिस्टर इमरान, मिस्टर उमर, मिस्टर अबू बकर, मिस्टर उस्मान अली, कम हेयर। तो ये कहता है जी 2-3 बातें हम करते हैं और बंदे से काम लेते हैं। चूँकि उनकी अभी लाइफ में या कुछ की शादियाँ हुई होती हैं, कुछ की नहीं होती, तो उनके अंदर काम की गिरफ्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो बड़े बाबे जो होते हैं वो फिर रिटायर होने के करीब हो जाते हैं, तो या तो फिर वो सीखते रहें। जिस तरह मैंने जब ये फील किया कि यार M.Com और ICM में एक डिग्री काफ़ी नहीं है, फिर मैंने फौरी तौर पे आगे किया लॉ। तो मेरे पास 3 डिग्री हो गई, M.Com, ICMA और LLB। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब IT का दौर आ रहा है, तो मुझे IT करनी चाहिए। मैंने इमीडिएटली MSc कंप्यूटर साइंस कर ली। फिर उसके कुछ अर्सा बाद मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं, मेरे पास 3-4 प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, FIMM मार्केटिंग की, उसके बाद चार्टर्ड सेक्रेटरी की, तो AISI वगैरह ये मुझे करनी चाहिए। फिर मैंने इसकी तरफ तवज्जो दी, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी हाफ की तरफ तवज्जो दी। 4 साल मेरे पास तो नहीं थे वहाँ पर फर्म पे लगाने के, लेकिन 2-3 साल जितने भी मैंने फर्म, फिर मैंने फील किया कि नहीं यार अभी भी अगर मैंने एजुकेशन के फील्ड में रहना है तो मुझे MPhil करना चाहिए, MSBA करना चाहिए। मैंने 2011 में पैसे बचा के MPhil में दाखिला लिया। कुछ ही देर बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं यार ये PhD के बगैर गुजारा नहीं है, PhD के बगैर गुजारा नहीं है। तो इमीडिएटली आई टुक एडमिशन इन PhD और रिसेंटली आई कंप्लीटेड इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं है कि अभी भी सर्विस के 10-12 साल या जितनी भी अल्लाह ताला ने सर्विस दी हुई है उसके बाद जिंदगी दी है, तो ये नहीं है कि आप फाइट की बजाय बूढ़े होकर बैठ जाए। आज मैं कॉलेजेस में जाता हूँ अपने लोगों को, तो मुझे पूछते हैं आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी क्यों गए थे, तो मैंने कहा मैं ग्रूम होने के लिए गया था, सीखने के लिए कि वहाँ पर किस तरह का कंपटीशन है, क्या सूरत हाल है। सारी ज़िंदगी बोर्ड पे आई काम की काउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना पता होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती हैं, रिकॉर्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले जूम की क्लास मैंने अपने साथ रिकॉर्ड की थी। आपके लेक्चर लिखते वक्त मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि यार लेक्चर कैसे लिखना है। फिर मैंने वो साउंड कार्ड बेहतर किया, इसका मैं बोलता जाता हूँ, वर्ड टाइप करती जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी। आपकी अभी एज है, इसकी तरफ तवज्जो देकर इसको बेहतरी की तरफ लाइए। अच्छा जी, चेंज की तरफ आपने देखना है। और उसके बाद नंबर 2 मेजर आउटकम्स ऑफ 21st सेंचुरी, एक तो प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ गया और एक डिसिप्लिन बढ़ गया। डिसिप्लिन बढ़ गया है। डिसिप्लिन की तरफ जितना डिसिप्लिन लाइफ आपकी होगी,
सुबह मैं 4 बज के 30 मिनट का लगाए हुए अलार्म 5 बज के 3 मिनट पे, आजकल नमाज फजर एक्सपायर होती है, उठ के फौरी तौर पे वजू किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने परिंदों को देखा, उनके बाद रोटी पानी उनको डाली, फिर तैयारी की, फिर कपड़े इस्त्री किए, फिर उसके बाद घर के जो भी 2 4 5 काम है किए। उसको आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर गधे की तरह आप 10 बजे तक मुंह अट के सोएंगे तो माँ बाप तो रोएंगे ना, फिर तो आपके माँ बाप रोएंगे। स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास एक तस्वीर खींच के अपलोड कीजिए। तो पोर्टफोलियो आपने चेक करना है और प्रोजेक्ट का ऑफिस चेक करना है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंश्योर दैट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट एंड कंट्रीब्यूट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट गोल्स। इसी तरह यूनिट रिस्पॉन्सिबल जो है कंटिन्यूड सपोर्ट करते रहें, सिलेक्शन क्राइटेरिया बेहतर करें, स्टैंडर्ड बेहतर करें, प्रोसेसिंग बेहतर करें। अच्छा, अगर आपके मैनेजर सही काम नहीं करें, निकाले नहीं, ट्रेनिंग दें, असिस्टेंट प्रोवाइड्स उनको हेल्प दें। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि एक प्रोजेक्ट में थी तो उन्होंने कहा जी हमारे मैनेजर जो हैं ये आईटी कंप्यूटरिंग जो अकाउंटिंग है वो नहीं समझते, आईटी अकाउंटिंग नहीं समझता मेरा मैनेजर। तो मैंने इसे कहा यार, कहता पुराना आदमी, एक्सपीरियंस है, मैं निकाल भी नहीं सकता। तो मैंने कहा यार इसको कम से कम 1 लाख रुपए का वहां से कोर्स करवा दो। ऑनलाइन कोर्स था और उसके बाद उसने जनाब 6 मैनेजरों के लिए बार पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए पर मंथ। तो इंग्लैंड से उसने जनाब ऑनलाइन वो कोर्स कर लिया। उसके बाद मैंने कहा बेहतरी आई, तो उसने कहा यार वो चारों जो हैं उनसे मैंने बॉन्ड लिखवाया था, और उसके बाद बॉन्ड लिखवा कर जनाब मैं यहाँ से काम उनसे ले रहा हूँ। अब वो काम बेहतरी की तरफ कर रहे हैं, मेरे लिए बेहतर हो गया। तो आप रोज ना निकालें नया हायर करने की बजाय, आगे बनाते हैं जी फेस गेट मेथोडोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर प्रोसेस होना चाहिए जिसमें आप रिव्यू कर सकें और उसके बाद इवेल्युएट कर सकें, डॉक्यूमेंट्स का आउटकम होना चाहिए सारी मद्देनजर। उसके बाद है कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड डिलीवरीज क्या क्या काम आपने मुकम्मल किया, उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है, स्पेसिफिक आउटपुट आप काम करें, काम मुझे दें। शाम को मैंने कहा यार ये 1.5 फुट जगह जो है इसके ऊपर 7 फुट ऊंची दीवार होनी चाहिए, या ये 10 फुट जगह जो है इसके ऊपर यार प्लस्तर हो जाना चाहिए। यस और नो डिसीजन आप से बाहर निकलिए और उसके बाद आगे इसको बढ़ाएं। इसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म में क्या करती हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM, focus on guiding and assessing organization in implementing concrete best practices of managing software development projects। उसके बाद क्या है जी OPM3 ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी मॉडल, इसको छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करने, पहला कर लें इनिशियल, फिर रिपीटेबल, फिर डिफाइंड, फिर मैनेज, फिर ऑप्टिमाइज। यहाँ से इन मॉडल्स के मुताबिक आप अपने बिजनेस के सॉफ्टवेयर भी साथ साथ अपडेट करते जाएं और उसके बाद फीडिंग भी करते जाएं। अच्छा, बाज़ प्रोजेक्ट आपसे लाखों मील दूर होंगे। मसलन एक प्रोजेक्ट आपने लिया अमेरिका में और एक प्रोजेक्ट आपका फैसलाबाद में है, तो आप वहाँ से डाटा कैसे लेंगे, थ्रू नेट डाटा लेंगे, वो वहाँ अपलोड करता जाएगा, आप यहाँ से अपनी अपनी वेबसाइट पे चेक करते जाएंगे क्या पोजीशन है। बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल assumes that people will take the necessary actions to improve the performance of organization on the given measures and goals। रिव्यू प्रोजेक्ट ओवर ए लॉन्गर हॉरिजॉन, 5 से 10 साल तक इस प्रोजेक्ट को देखें। हैज ए मोर मैक्रो परस्पेक्टिव देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स। आपने मैक्रो की तरफ देखना है ज़्यादा कि यार इसके फवायद क्या क्या हैं, इन दी लार्ज रन इससे हम क्या क्या बेनिफिट टेक कर सकते हैं, इससे नई इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है। मैयर परफॉर्मेंस रिजल्ट फॉर 4 मेजर एरियाज। नंबर 1 कस्टमर के लिए क्या बेहतरी है, इंटरनली हमारे लिए क्या बेहतरी है, ये इनोवेशन क्या हुई है, लर्निंग और फाइनेंशियल में क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ये बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करने देता, इसीलिए हम महदूद मुद्दत तक रहेंगी। आगे जी कुछ की टर्म्स हैं, तो उन की टर्म्स को आपने देख लेना है। बैलेंस स्कोर कार्ड, ओवरसाइट क्या होती है, रिव्यू करना। फेस गेटिंग क्या होती है, 2 मॉडलिंग है फेस गेटिंग के। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी क्या होती है कि आप प्रोजेक्ट टेक ओवर करने में कितने मैच्योर हैं, या आपके ऑफिस इन सारे मामला को हैंडल करने में कितने मेच्योर है। इसके बाद है प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ आपका लोकेट करता है, क्या है जी। अच्छा जी, इसके बाद है डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए क्या करें, ट्रेनिंग करें, आउटसोर्सिंग करें, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इम्प्रूव करें, मल्टी प्रोजेक्ट जो है वो ले आए, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को इम्प्रूव कीजिए। अच्छा जी, अनरिजॉल्व कुछ चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो लोगों के दिमागों में रहनी है। जिस तरह मैं बार बार माजरत के साथ बहुत सारे स्टूडेंट से कहता था कि यार अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। सारे स्टूडेंट मुझसे खुश नहीं हैं, कुछ नाराज़ भी हैं, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे बेनकाब किए, ये है वो है, और मेरे खिलाफ वो जनाब जो जो नौकरियां करते थे आपको पता, बना के वो रैंकल में दिए, वहाँ किए। मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन अल्लाह ने उनका अंजाम और उनका चेहरा रुसवा कर दिया। मुझे क्या फ़र्क पड़ना था, एक टीचर को क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कि उसमें जो 2-3 टीचर इन्वॉल्व थे वो इस बुरी तरह जलीलो रुसवा हुए कि अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाए। तो आपने ये देखना है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रह जानी, यार इंज हो जाता। आपको एक काम से एक बाबे ने मना किया, आपने वो किया, आपका नुकसान हुआ। जब तक वो बाबा जिंदा है उन्हें को गई कर तैनू रोकया सी ना, तू हटिया नहीं, तुम्हें रोका था तुम हटे नहीं, और तुम नुकसान करा लिया ना, 20 साल बाद भी उसने यही कहना आपको। तो जब ये उसने आपको कहना, तो जब तक वो मरता नहीं आपकी जान छूटनी नहीं। तो प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, इनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, और अगर रिजॉल्व नहीं होती तो इनको बैकग्राउंड में ले जाए। बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट मैनेजर कैरियर इश्यूज। अब इसमें कौन कौन सी सूरत हाल है। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सबसे पहले अपने मेंटोर की तरफ देखें कि आपका गाइड कौन है, क्या आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की हुई है। मुझे वो कहते हैं जी बिजनेस आउटसोर्सिंग के पे लेक्चर दें, तो क्या मैंने बिजनेस आउटसोर्सिंग के ऊपर कोई लेक्चर काम किया, क्या मेरे पास पीएचडी डिग्री है। कैरियर पाथ, अब मैंने सिलेक्शन कौन सी की, क्या मैंने सिर्फ सिर्फ मेरे पास 3 तरह का कैरियर है, एक बिजनेस का आपके पास भी होगा, एक एजुकेशन का आपके पास भी होगा इंशाल्लाह, एक लॉ का। तो आप इन तीनों की तरफ किसी भी जगह चले जाएं, अल्टीमेटली ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। टेम्परेरी असाइनमेंट, टेम्परेरी असाइनमेंट को से घबराएं ना। एक टीचर थे हमारे, तो वो बीमार हो गया, तो उनका सब्जेक्ट था एडवांस काउंटिंग, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट। तो मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बुलाया, उन्होंने कहा जी वो बीमार है, इज ऑन डाइंग बेड, तो तुमने ये कोर्स उनका मुकम्मल करवाओ इस क्लास को। मैंने जब सोचा कि यार बात है कोई 96 की, 95 96 की, तो जब मैंने ये सोचा कि यार ये तो फटीग पड़ गई, चलो बीमारी तो अपनी जगह, लेकिन ये किसी और को भी तो कह सकते थे। ये टेम्परेरी असाइनमेंट जनाब घूम घमार के मेरे मत्थे लग गई। मैं चुप करके बैठ गया। खैर जनाब मैंने तैयारी की, क्लास पढ़ानी, कोर्स पढ़ाना शुरू कर दिया। जब कोर्स पढ़ाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने इसको मुकम्मल, तो और अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अगले ही महीने उनकी डेथ होगी, उस कोर्स को कोई हाथ नहीं डालता था। अब वो कोर्स मेरे नाम से मखसूस हो गया कि जनाब अगर एडवांस काउंटिंग पढ़नी है तो आपने फलां बंदे से पढ़नी है। इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में 6 हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे पास वहाँ ज़मीन पे बैठ के पढ़ के गए हुए हैं, ये वाला एडवांस काउंटिंग का कोर्स। एक आपके कॉमर्स के हेड है साथ, खालिद लतीफ़ साहब, ये भी मुझसे पढ़े हुए, यही वाला कोर्स। तो अल्लाह ने उस कोर्स में मेरी नाम पहचान बना दिया। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला आपसे कोई टेम्परेरी असाइनमेंट आपको बगा रहा, नहीं। अपने कैरियर को परसू करें, विजिबिलिटी गेन करें, इर्द गिर्द रहें, विजिबल रहें कि आपके इर्द गिर्द आपकी जड़ें काटने वाला कौन है। अभी रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट में भी 3-4 ऐसे हैं जो जड़ें काट के अंदर खाते, ऊपर से हंस के मिलेंगे, अंदर से जड़ें काट देंगे, टीचरों की भी स्टूडेंटों की भी। लेकिन चूंकि मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो आपको जाली अपना रूप डाली जाएंगे, मेरा फलाना सियासतदान वाकफ है, मेरा फलाना सियासतदान वाकफ है। भाई मेरा क्या कर लेगा, एक वकील का तो वजीर आजम कुछ नहीं कर सकता, आर्मी चीफ नहीं कुछ कर सकता, वकीलों का क्या कर लिया था अपने मुशर्रफ ने। एक वकील कौन सा किसी का मुलाजिम होता, वो तो किसी का मुलाजिम नहीं होता। तो वकीलों का तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपना कैरियर देखिए और आंखें खोल कर देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सक्सेस देंगे। यही हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का हिस्सा है कि हम सीखें, बेहतरी की तरफ आएँ। ये हमारा आज का टॉपिक था। सब लोग अपनी अपनी हाजिरी बना के मुझे भेज दीजिए। मैंने आज इंशाल्लाह पेपर बनाने हैं, और मौसम भी अच्छा है, और आसान आसान क्वेश्चन डालने हैं।
अल्लाह ताला आप सब लोगों का आमीन नसीब। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाजिरी अपलोड कर दीजिए। आज का लेक्चर लिखने का जी टाइम शाम 7 बजे तक है, 7 बजे तक लिख दें। सबसे पहले CR साहब क्या करें, वो करें जनाब, स्टूडेंट लेफ्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उनकी तीनों क्लासेस की अब वो एक कागज़ पे लिखकर रोल नंबर जो है वो भेज दीजिए। शुक्रिया।